हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर सकते बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग करेंगे ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। आप सबको मालूम है इससे पहले एक पार्ट आ चुका है, ठीक है। एसएसटी वाले सर ले रहे थे, अब मैं ज्योग्राफी लूँगा। ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स मेरे हवाले है, बाद बाकी सर एसएसटी वाले सर आपका सिविक्स और अपना हिस्ट्री वो कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। चैनल का नाम मालूम है, सब कुछ मालूम है, करना क्या है ये भी मालूम है, तो कर देना। बार बार बोलना भी अच्छा नहीं लगता है। और मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ इसके बदले, है ना। देखो, आप लोग में से बहुत कोई एनसीईआरटी पढ़ते होंगे ज्योग्राफी का, उससे रिलेटेड मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। देखो, ये वाला ना मैं वीडियो शूट कर रहा था, बहुत बार मतलब बंद करना पड़ा था, इसकी वजह से मैं कैंसिल ही कर दिया था। मैं सोचा आज वीडियो नहीं बनाऊँ, लेकिन फिर भी मन कर नहीं बना देना चाहिए, आप लोग वेट कर रहे हैं। तो देखो, बिहार बोर्ड की बात करते हैं ज्योग्राफी में, जैसे आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो उसमें रिसोर्सेज है, चीज़ें सेम है, बिल्कुल सेम। लेकिन यहाँ पे बिहार बोर्ड में बात करें तो ये थोड़ा कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। पहला देखो, पार्ट ए में क्या रिसोर्सेज के बारे में है, जो ऑलरेडी इससे पहले एक वीडियो में कंप्लीट करा चुका है, आप जाके देख सकते हैं ना। अब यहाँ से मैं देखूँगा नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, वाटर रिसोर्सेज के बारे में, फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में, आपको मिनरल के बारे में और पावर रिसोर्सेज के बारे में। और यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे नंबर के आते हैं। कहाँ से आते हैं वो तो मैं बताने के लिए ही आया हूँ ना। कहाँ से कितना नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ 5 नंबर बन सकता है, कहाँ 2 नंबर बन सकता है। और SCERT बुक को फॉलो कर रहे हैं हम लोग, NCERT को नहीं कर रहे हैं, SCERT को। क्यों? मैं तुम्हें एक चीज़ दिखा रहा हूँ। जैसे ये वाला, ये जो येलो बॉक्स, ये जो इस कलर का बॉक्स दिख रहा है ना, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है। इसीलिए मैं ये सब चीज़ें करवाऊँगा अभी, ठीक है। और एक चीज़ मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ, जैसे चैप्टर नंबर 5 देखो, यहाँ बिहार के बारे में, स्पेशली बिहार के बारे में इस चैप्टर में, तो इसीलिए मैं आपको SCERT फॉलो कर रहा हूँ और बिहार बोर्ड भी यही बुक फॉलो करता है। तो जो लोग NCERT पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप लोग वो भी पढ़ सकते हैं। और सिर्फ मेरा वीडियो लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं होता, आधा घंटा 1 घंटा, मुश्किल से 1 घंटा जाता होगा, तो आप साथ साथ बने रहिए। ये नोट्स मैं पढ़ा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको बस अपने नोट्स में ऐड कर लेना, काम हो जाएगा, ठीक है। चीज़ें सेम है, बस थोड़ा बस बिहार के बारे में है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कहाँ से बन सकता है ये सब देख लेना, हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ हो जाएगा, बस तुमने बात को ध्यान से सुनते हुए चलना, ठीक है। आज कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ ये 2 चीज़ कंप्लीट कर लें, फिर अगला वीडियो में हो सकता है पूरा चैप्टर ही कंप्लीट कर लें, है ना। तो इस चैप्टर में स्टार्ट करेंगे कहाँ से? यहाँ से, नेचुरल रिसोर्सेज से। नेचुरल रिसोर्सेज आपको मालूम है। और एक बात, इस चैप्टर में एग्जाम्पल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल में पूछ देगा नेचुरल रिसोर्सेज में से कौन सा है, या कौन सा नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज थिंग्स प्रोवाइड बाय नेचर, जैसे ऐसा चीज़ है, सामान जो क्या प्रोवाइड किया जाता है नेचर द्वारा, प्राकृतिक द्वारा, उसको बोलेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे वाटर, एयर, फॉरेस्ट, ज़रूरी नहीं है, यही एग्जांपल और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। ETC। हम लोग कहाँ रहते हैं? बताओ कहाँ रहते हैं? हम लोग घर पे रहते हैं। वी लिव ऑन लैंड, आवर इकोनॉमिक एक्टिविटी आर कैरिड आउट देयरफॉर लैंड एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए, फिशिंग के लिए, माइनिंग के लिए, हर एक चीज़ के लिए ज़मीन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन आपको याद कौन सा रखना, ये मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, जिसमें आपको जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है। यहाँ पे आप याद रखना सिंपल से, यहाँ पे इंडिया इज़ अ रिच लैंड रिसोर्सेज हेयर 73, सॉरी यार 73 किस एंगल से दिख रहा मुझे, 43% कहाँ पे प्लेन एरिया है, इस बात को याद रखना। प्लेन एरिया कितना है? 43%, ठीक है, याद रहेगा। और आपका जो प्लेन एरिया में जहाँ पे हम लोग क्या कर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कर सकते हैं ना, और 30% क्या है? 30% माउंटेन है। कितना है? 30% माउंटेन है, ठीक है। 30 रुपये का माउंटेन ड्यू मिलता है ना, तो याद रखना 30% माउंटेन है। 27% क्या है आपका? प्लेट्यू। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होंगे। और बाकी के नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल क्या है, कौन सा नहीं है, यही पूछ सकता है, इसमें और कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। ये 3 चीज़ स्टार मार्क लगा रहा हूँ, याद कर लेना, या फिर नोट्स में ऐड कर लेना, बस यही पॉइंट याद कर लेना। 43% क्या है? प्लेन है, और 30% क्या है? माउंटेन है, 27% क्या है? प्लेट्यू। साथ साथ बोलो, अभी याद हो जाएगा, ठीक है। 30 रुपये का माउंटेन ड्यू मिल रहा है, तो माउंटेन रीजन वाला याद तो हो जाएगा, है ना। बताइए 43 और क्या प्लेन है?
ये चीज़ें बस याद कर लेना। 43% प्लेन या फिर 43, ये देखो ऐसे करके, नहीं दोनों तो सेम ही है, हटाओ यार, वैसे भी ट्रिक नहीं बना। जब ट्रिक होगा तो वो आप लोग बना सकते हैं, लेकिन याद कर लेना 2-3 पॉइंट है। सॉइल फॉर्मेशन से इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, सॉइल फॉर्मेशन के सबसे पहले सॉइल का डेफिनेशन क्या होता है, सॉइल और सॉइल फॉर्मेशन कैसा होता है, कैसा प्रोसेस होता है, यही चीज़ पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉइल की बात करेंगे हम लोग अभी। सॉइल जो होता है एक अपर मोस्ट थिन लेयर होता है किसका, अर्थ का, जिसको हम लोग सॉइल बोलते हैं। सॉइल एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, इकोसिस्टम का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इससे पहले चले लेक्चर में आपने रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल पढ़ा ना, यहाँ से किधर गया, जैसे यहाँ पे रिन्यूएबल कौन सा है, नॉन रिन्यूएबल कौन सा है, ये सब चीज़ें आपसे पूछा जाता है। और ये सब एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ उठा के पूछ देगा और आप लोग सोचते रह जाओगे कहाँ से क्वेश्चन बनाए। यही सब एग्जाम्पल उठा के देता है कि रिन्यूएबल कौन सा, नॉन रिन्यूएबल कौन सा है, ये सब याद रखना इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने ऑलरेडी है। ये सब नोट्स भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, याद रखना, चिंता मत करना। कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप पे, या फिर आपको स्नैपचैट में क्यों मिलेगा, अपना गूगल ड्राइव में, है ना। सॉइल फॉर्मेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का, सॉइल फॉर्मेशन करने में एक बड़ा लंबा समय लगता है, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। यही चीज़ पूछेगा, सॉइल जो बनने का प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है, सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है, तो क्या रखना, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। बहुत साल लगता है, ठीक है, फिजिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस होता है, बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, ज्योग्राफिकल कंसिडर, तो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है सॉइल फॉर्मेशन के लिए। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, फैक्टर पूछता है, किस फैक्टर में, फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। अगर मुझे 5 नंबर का क्वेश्चन बनाना हो तो, या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन बनाना हो, तो पता है कैसे बनेगा, व्हाट इज़ सॉइल, ये पूछ लेगा आपसे, ठीक है, सॉइल क्या है, आप बोल दीजिएगा अपर लेयर को हम लोग सॉइल बोलते हैं। उसके बाद फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन ये पूछ लेगा। हो सकता है दोनों मिला के 2 नंबर का पूछ ले, हो सकता है दोनों मिला के 5 नंबर का भी पूछ ले, ठीक है। तो ज़्यादा चांसेस मुझे ऐसा लगता है कि 5 नंबर का पूछ ले, व्हाट इज़ सॉइल और सॉइल फॉर्मेशन क्या है। और ये 2 नंबर में ही रखो। 5 नंबर में पता है क्या होगा, सॉइल इरोजन के बारे में ज़्यादा पूछता है 5 नंबर में, वो आगे है, आगे देख लेंगे हम लोग। तो सॉइल फैक्टर क्या क्या फैक्टर है, ये सब पॉइंट में ही याद रखना इंपॉर्टेंट है। रिलीफ और सरफेस स्ट्रक्चर, पेरेंट रॉक एंड बेड रॉक, क्लाइमेट हो गया, वेजिटेशन हो गया, ऑर्गेनिक मटेरियल हो गया, मिनरल हो गया, टाइम हो गया, ये सब क्या है, फैक्टर है किसके, सॉइल फॉर्मेशन के। याद रखना इंपॉर्टेंट है, पॉइंट वाइज सॉइल का डेफिनेशन विद फैक्टर, ठीक है। अब जो सॉइल को अलग अलग टाइप में बांटा गया है, तो इंडिया में 6 टाइप के सॉइल पाए जाते हैं, ठीक है। किसके बेसिस पे, सॉइल फॉर्मेशन के, कलर हो गया, उसका एज हो गया, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे 6 टाइप के। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 है इसमें से, ठीक है, अपना पहला एलुवियल सॉइल और दूसरा ब्लैक सॉइल। यहाँ से क्वेश्चन 110% बनेंगे, कहाँ से बनेंगे वो अभी मैं बता दूंगा। सबसे पहले, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल स्प्रेड वाइडली इन इंडिया, प्लेन नॉर्थ इंडिया तरफ है, वो मेड किससे है, एल्बुएम, ठीक है, ये वाला याद रखना। और ये जो है कहाँ पे 3 रिवर इंपॉर्टेंट सिस्टम से वहाँ से बनता है, जैसे हिमालय हो गया, इंदस हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र से, फिर ठीक है, यहाँ से। लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं बनेगा तो यहाँ से बनेगा। कितना हेक्टर होता है, ये आपके बुक का डाटा है, लेकिन फिर भी मैं लिख के लेके आ गया। 6.4 हेक्टर ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एरिया इन इंडिया कितना, 6.4 हेक्टर। अगर डाटा बेस्ड क्वेश्चन है तो 6.4 रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। मुझे तो नहीं लग रहा है ये क्वेश्चन बनने का चांसेस है, लेकिन क्वेश्चन बनने का चांसेस यहाँ पे है, ठीक है। ये किस टाइप का कलर का होता है, सबसे पहले रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ से आपका ये जो अपना यहाँ पे 2 टाइप का सॉइल पाया जाता है एलुवियल में, 2 टाइप का, एक होता है न्यू वाला, एक होता है ओल्ड वाला, ठीक है। अगर न्यू वाला की बात करें तो उसको हम लोग बंजर बोलते हैं, ठीक है, ये फर्टाइल नहीं होता है, दिस इज़ नॉट फर्टाइल, ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। और अगर न्यू एलुवियल की बात करें तो ये कहता है फाइनल पार्टिकल होता है, और ये इसको खादर बोलते हैं। और खादर और अपना ये बंजर में डिफरेंस पूछता है, डिफरेंस बिटवीन खादर एंड बंजर बहुत बार सब्जेक्टिव में आया है, बहुत बार, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। और इसमें क्या क्या चीज़ पाया जाता है ये थोड़ा बहुत देख लेना, क्योंकि ये चीज़ पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसमें क्या क्या एलिमेंट पाया जाता है। वैसे अगर आप लोग BA के लिए एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए, तो इस टाइप में या कोई कंपटीशन वगैरह में दीजिएगा ज्योग्राफी से रिलेटेड, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, पोटास पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। आपसे नहीं पूछेगा कि ये बात याद रखिएगा, बल्कि नाइट्रोजन ऑर्गेनिक मटेरियल का कमी होता है, ठीक है, सूटेबल होता है शुगर कैन, लेकिन आपको ये पूछेगा शुगर कैन राइस वेट इस समय उगाया जाता है, ऑप्शन में शुगर कैन रहेगा, क्या क्या उगाया जाता है, तो आपसे शुगर कैन रहेगा, ठीक है। तो शुगर कैन राइस वेट याद रखना, ये उगाया जाता है, ठीक है।
इट इज़ कंसिडर सूटेबल फॉर क्रॉप जैसे पल्सेस के लिए भी, क्योंकि वो क्या होता है, हाईली फर्टाइल होता है, ठीक है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है, और ये क्या कहता है, इज़ डन ऑन दिस सॉइल, ठीक है, और ये कहता है पॉपुलेशन डेंसिटी इसका हाई होता है, पल्सेस के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ब्लैक सॉइल, इसको रूगल सॉइल के नाम से जानते हैं हम लोग, रेगुड सॉइल, रेगुड सॉइल याद रखना, ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है, रेगुड सॉइल। और एक क्वेश्चन सिंपल से यही बनेगा कि इसमें क्या कल्टीवेशन होता है, तो कॉटन कल्टीवेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन बनाना हो तो यही दो क्वेश्चन ही बनाएगा, किस नाम से जानते हैं, तो रेगुड सॉइल, एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे क्या उगाया जाता है, तो कल्टीवेशन के लिए आपका कॉटन कल्टीवेशन इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट लगा के रख लो, बनेगा तो यही दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेगा। सब्जेक्टिव में डेफिनेशन बहुत कम चांसेस है, लेकिन एल्वियल सॉइल का इंपॉर्टेंट है, जिसमें खादर और अपना जो बंजर पड़े, ये दो इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव के लिए, है ना। अभी आगे आएंगे फिर से, यहाँ पे आपको अलग अलग फीचर्स है, किसमें क्या पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है, ऑलरेडी है, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या नहीं पाया जाता है, इसमें क्या क्या उगाया जाता है, ये थोड़ा बहुत बस देखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे रेड येलो सॉइल के बारे में, लेटराइट सॉइल के बारे में, ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, यहाँ पे आपको ऑलरेडी मेंशन है, डिज़र्ट सॉइल के बारे में, माउंटेन सॉइल के बारे में, ठीक है। इसको थोड़ा बहुत ओवरऑल करके आप देख लेना, ठीक है, नोट्स में मिल जाएगा। और उसके बाद ये किस पैटर्न में लैंड का क्या क्या यूज़ होता है, ये आपको बताना है, ज़रूरी नहीं है कि आप यही चीज़ लिखो, हो सकता है आपका अलग अलग मन हो, ठीक है। लैंड क्या क्या यूज़ कर सकते हो, वहीं आपके कुछ पॉइंट्स, कम से कम 4 से 5 पॉइंट इसमें देख लेना, 4, क्योंकि ये पूछा नहीं अभी तक, तो 2 से 3 या 4 पॉइंट आप इसको बस देख लेना, लिख लेना, ठीक है, क्या क्या चेंजिंग पैटर्न इन लैंड यूज, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट होता है, यहाँ से सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, द मूवमेंट ऑफ सॉइल फ्रॉम इट्स प्लेस थ्रू वेरियस एक्टिविटी कॉल्ड सॉइल इरोजन। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए, किसके कारण से होता है, मूवमेंट ऑफ कोल्ड वाटर, विंड के कारण से, ग्लेशियर के कारण से, सी वेव्स के कारण से, इरोजन अकर ड्यू टू द हैवी रेनफॉल। और सॉइल इरोजन किसके कारण से होता है, हैवी रेनफॉल के कारण से भी होता है। 2 नंबर के लिए ये क्वेश्चन फिक्स रखो, 2 नंबर के लिए आने वाला है क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत बार आ चुका है। सॉइल कंजर्वेशन के बारे में हम लोग थोड़ा देर बाद देखेंगे, उससे पहले आपका लैंड डिग्रेडेशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, द प्रोसेस इन विच लैंड बिकम अनफिल्ड फॉर कल्टीवेशन कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन के बारे और क्या है, ये किसके कारण से होता है, डिफॉरेस्टेशन के कारण से होता है, ओवर ग्रेजिंग के कारण से होता है, माइनिंग के कारण से होता है, एक्सेसिव यूज़ करते हैं हम लोग केमिकल का, इसके कारण से भी होता है, ठीक है। उड़ीसा के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ये लैंड डिग्रेडेशन हुआ है किसके कारण से, डिफॉरेस्टेशन के कारण से, जैसे और भी गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, एनिमल गेजिंग के कारण से हो गया है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है। लेकिन उस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये जो हुआ है किसके कारण से, ओवर इरिगेशन के कारण से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में यहाँ से उठाया, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी टिक कर लिया, ठीक है। एक बार क्योंकि इसको भी देख लेना है ना। यहाँ से लैंड डिग्रेडेशन की बात करेंगे, एक सीरियस प्रॉब्लम है किसके लिए, मॉडर्न ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको बचाने के क्या ज़रूरी है, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ वेट कॉटन, मेज, पोटैश, ये क्या करता है, डिप्लेशन ऑफ सॉइल। अब एक ही चीज़ को बार बार आप लगाते रहिएगा तो क्या होगा, डिप्लीटेशन हो जाएगा सॉइल का, इसलिए हम लोग को प्लांट को क्या रोटेट भी करते रहना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, ऑयल सीड लगा देंगे, पल्सेस लगा देंगे बीच बीच में, ताकि जो अपना जो सॉइल है अपना फर्टिलिटी वापस से रिस्टोर कर सके, है ना। सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, हम लोग कंट्रोल प्लगिंग इन हिली एरिया, सॉइल इरोजन प्रिवेंट बाय स्टेप फार्मिंग करेंगे विंड एरिया में, ठीक है। यहाँ कुछ मिसिंग हुआ है ना, यहाँ कुछ शायद मिसिंग हुआ, देख लेंगे एक बार। सॉइल कंजर्वेशन कैन बी प्रिवेंट बाय प्रॉपर केमिकल यूज़, ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, जितना है उतना ही करेंगे। कंटिन्यूस यूज़ ऑफ केमिकल लीड टू द, ज़्यादा से ज़्यादा अगर यूज करने लगे कंटिन्यूस, क्या अगर हम लोग केमिकल डालने लगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रेंट जो न्यूट्रेंट्स है सॉइल में वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और दिस न्यूट्रेंट कैन बी, जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, अर्थवर्म कैन अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एक केमिकल है जिसका नाम है एंड्रीन, ठीक है, ये स्टॉप करता है क्या, फ्रॉग रिप्रोडक्शन। यहाँ पे ब्रीडिंग लिखा हुआ, बट आपको क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं फ्रॉग रिप्रोडक्शन के लिए, इस टाइप का क्वेश्चन है आपके बुक में, है ना। तो ये ऑलरेडी PYQ में बहुत बार आ चुका है, तो याद रखिएगा एंड्रीन, ठीक है।
याद रखना। उसके बाद ये इंक्रीज़ करता है नंबर ऑफ इंसेक्टिसाइड जो डैमेज करता है क्रॉप को, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है बाई यूजिंग और किस सॉइल इरोजन किस तरीके से कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मैन्यूर का इस्तेमाल करेंगे और कम हम लोग थोड़ा केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। प्लांटेशन इंपॉर्टेंट है बचाने के लिए, ठीक है। और ह्यूमन ऑप्टेन ट्री सैपलिंग इंक्रीज क्वालिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। उसका इसी तरीके से एक पार्ट कंप्लीट हुआ। फिर से मैं एक बार बताने चाह रहा हूँ कहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें एक बार देख लेना। सॉइल का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ये इंपॉर्टेंट है। सॉइल का फैक्टर क्या है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें दो सॉइल ज़्यादा ध्यान से देखना। एल्वियल सॉइल जहाँ से मैंने दो चीज़ बता दिया, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। खादर और बंजर में डिफरेंस बस देख लेना, अपने नोट्स में लिख लेना, ठीक है। शुगर कैन उगाया जाता है ये भी थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। ब्लैक सॉइल को किस नाम से जाना जाता है, इसमें क्या उगाया जाता है ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ देख लेना। इधर अगर ना भी देखो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन किस तरीके से कर सकते हो, तो प्लांट लगाएंगे, स्टेप फार्मिंग करेंगे, अलग अलग मेथड जो होता है उसको आप एक अच्छे तरीके से बस लिख देना है ना। और लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, किस तरीके से उसको बचा सकते हैं। और ये वाला पॉइंट भी याद रखना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आएंगे वाटर रिसोर्सेज के बारे में। एक बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं, या किसको ब्लू प्लैनेट मतलब बोला जाता है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है कि बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं अर्थ को ब्लू प्लैनेट, ठीक है। अर्थ बोलेगा अर्थ को किस प्लैनेट के नाम से जानते हैं, तो ब्लू प्लैनेट। इस टाइप का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बहुत बार बनाए हैं। तो क्या क्या सोर्सेस है वाटर का, आपका सरफेस वाटर हो गया, यहाँ पे ऑप्शन दिखिए रहा, सरफेस वाटर हो गया, अंडरग्राउंड वाटर हो गया, उसका एटमॉस्फेरिक वाटर हो गया आपका, और ओशियनिक वाटर। ये 4 वाटर सोर्सेस ऑफ वाटर है। हो सकता है आपको दे दे कि सर बताओ सोर्सेस ऑफ वाटर क्या है, 2 नंबर में अगर पूछना हो तो पूछ लेगा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये डाटा याद रख लो, ठीक है। 96.5 कितना 96.5% ऑफ वर्ल्ड टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर कहाँ पाया जाता है, ओशियन में पाया जाता है। कहाँ पे, ओशियन में। ये बात तुम कहीं पे अपने नोट्स में लिख लो, जिसका जो लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं ये बात लिख लो, इंपॉर्टेंट है। और ओनली 2.5% कहाँ, फ्रेश वाटर के लिए। कितना, फ्रेश वाटर के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑब्जेक्टिव हर साल पता नहीं उठ के आ जाता है, तो याद रख लेना। या तो ये वाला पूछ देगा या तो ये वाला पूछ देगा, लेकिन पूछेगा ज़रूर, है ना। और एक क्वेश्चन कहाँ से बनता है, जस्ट देखो ये सब आपको एनसीईआरटी पे नहीं मिलेगा, ये बुक में, इसलिए मैं ये बुक पढ़ा रहा हूँ, है ना। डू यू नो, क्या आप जानते हैं क्या 75% ऑफ टोटल फ्रेश वाटर कहाँ पाया जाता है, आइस शीट ऑफ ग्लेशियर इन, कहाँ पे, अंटार्कटिका। इंपॉर्टेंट है। क्या तो आपसे सिंपल पूछेगा कितना % टोटल फ्रेश वाटर कहाँ पाया जाता है, ये पूछ ले। ये किसके फॉर्म में, आइस शीट के फॉर्म में। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। किसके फॉर्म में, आइस शीट के फॉर्म में, और ग्लेशियर के फॉर्म में। कहाँ पे, अंटार्कटिका में। और ग्रीनलैंड एंड माउंटेन्स रीजन अबाउट 25% फ्रेश वाटर अवेलेबल फ्रॉम अंडरग्राउंड वाटर। डू यू नो से क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए। ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पेज से बनेंगे। डाटा थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा ये वाला, है ना। उसके बाद आगे आ जाते हैं ड्रिंकिंग वाटर। आपका क्या क्या है, किसके लिए काम करते हैं, पानी का क्या क्या काम है, ये तो पढ़ाना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं ना। और क्या है यहाँ से देखते हैं। मल्टीपल पर्पस प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट विच कंस्ट्रक्टेड ड्यू टू द फुलफिल मल्टीपल पर्पस, इसी को हम लोग कहते हैं मल्टीपल पर्पस प्रोजेक्ट। डेफिनेशन है, इसको थोड़ा सा देख लेना, वैसे तो आएगा नहीं, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है इसलिए मैं इसको लिया कि एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट था, प्राउडली कॉल्ड टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। एक इम्पॉर्टेंट है, तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेम्पल ऑफ डैम के इस टाइप से क्वेश्चन है। टेम्पल ऑफ डैम किसको बोला था, टेम्पल ऑफ डैम इस टाइप से क्वेश्चन है। 1 मिनट में कंफर्म हो जाता हूँ। हाँ देखो, टेम्पल ऑफ डैम बोले या मॉडर्न इंडिया बोले, किसने कहा था, प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार बोर्ड। या तो टेम्पल ऑफ डैम किसने बोला था, टेम्पल ऑफ डैम, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, याद रखना। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव था क्या, डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, जैसे बाढ़ कंट्रोल करने के लिए, सॉइल इरोजन करने के लिए, वाटर सप्लाई करने के लिए। एक ही प्रोजेक्ट अलग अलग पर्पज़ से बनाया गया था, इसलिए इसको मल्टीपर्पज़ बोला गया था, ठीक है, याद रखना।
अलग अलग चीज़, जैसे कौन नदी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, लेकिन आगे के चैप्टर में आपको मिल जाएगा। जैसे वैली प्रोजेक्ट बनाया गया था डेवलप इन इंडिया, जैसे अपना भाखड़ा नंगल डैम, हरिकुंड, दामोदर हो गया, हीराकुंड, दामोदर हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, ये सब किस नदी पे बनाया गया, ये सब आपको अगले चैप्टर में बताया जाएगा। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, कौन लीड किए थे नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये क्वेश्चन पूछता है, आपको याद रखना। ऊपर इनका नाम है कौन, यहाँ मेधा पाटेकर। इंपॉर्टेंट है, ये बात ऑब्जेक्टिव में के लिए बस पूछेगा, तो ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना। नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करें, और एक अपना वो क्या बोलते हैं, चिपको आंदोलन, 2 मूवमेंट पूछता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन ऑब्जेक्टिव में है, कौन किया था यहाँ पे, मेधा पाटेकर। इंपॉर्टेंट है, ये वाला देख लेना। डिसएडवांटेज, अच्छा वो चीज़ ऐड नहीं किया था क्या मैं, 1 मिनट, अच्छा ये दूसरा, ठीक है। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सरदार सरोवर डैम किस नदी पे, नर्मदा रिवर पे है, याद रखना। और वो कहाँ पे, गुजरात पे। हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन बना दे, है ना, इस टाइप से भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं, उसका कुछ याद करना नहीं है। डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीपल, यहाँ पे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का क्या क्या डिसएडवांटेज है, यहाँ पे किसका देख लेते हैं। 4 पॉइंट है, हो सकता है 2 नंबर में आ जाए। डिसएडवांटेज हो सकता है पूछ ले, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का क्या क्या डिसएडवांटेज है, तो लैक ऑफ एडिक्वेट कंपनसेशन, डिस्प्लेसमेंट हो गया, प्रॉब्लम ऑफ रिहैबिलिटेशन हो गया, उसका फ्लोडिंग इन सराउंडिंग एरिया, ये सब कुछ प्रोजेक्ट है। ठीक है, और कुछ, हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा है, खास करके सेंटअप एग्जाम में, ये वाटर क्राइसिस क्या होता है, 2 नंबर के लिए, है ना। तो वाटर क्राइसिस मतलब पानी का कमी, यहाँ पे द शॉर्टेज ऑफ वाटर, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। द शॉर्टेज ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर क्राइसिस, पानी का कमी हो जाना है तो क्या बोलेंगे, वाटर क्राइसिस बोलेंगे। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, डिमांड क्या होगा, पानी का वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण से वाटर क्या हो जाएगा, वाटर का पानी का कमी हो जाएगा। एट प्रेजेंट 22% टोटल इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया ऑब्टेन बाय फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जिस तरह से हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो पानी से बिजली बनाते हैं, कितना परसेंटेज, टोटल 22% है। हो सकता है कभी कभी डाटा पूछ ले, तो इससे डाटा के बगैर आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक डू यू नो का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। एक एक्सपर्ट है, कहाँ के, ये स्वीडिश के एक्सपर्ट है, फॉल्कन मार्क, इन्होंने क्या बोला था कि एवरी डे एवरी पर्सन रिक्वायर कितना चाहिए, 1000 क्यूबिक मीटर वाटर। ठीक है, ये बात याद रखना, कितना चाहिए, उनके अनुसार 1000 क्यूबिक मीटर क्या चाहिए, वाटर चाहिए हर एक पर्सन को हर दिन। किसने बोला था, याद रखना, फॉल्कन मार्क, कहाँ के हैं ये, स्वीडिश के। ठीक है, याद रखना। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ है, और क्या क्या है यहाँ पे 22%, अभी तो हम लोग पढ़ा, 22% ये डू यू नो में है, याद रखना। 22% है टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है कि इंडिया में, रिसीव फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। 180 लेदर फैक्ट्री है कानपुर में। ठीक है, ड्रेन 58 लाख लीटर वेस्ट मटेरियल इनटू गंगा, बहाया जाता है गंगा में। ठीक है, लेदर फैक्ट्री का जो भी गंदगी है वो कानपुर में, वहाँ पे कहाँ पे, गंगा में बहा दिया जाता है, ये चीज़ है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे, नेशनल वाटर पॉलिसी कब आया था, सितंबर 1987। जो भी डेट का वाला क्वेश्चन आपने बुक बनाया है ना, मैंने बताया था कि डेट के लिए एक इम्पॉर्टेंट बुक बना लो, सिर्फ उसमें डेट वगैरह या फुल फॉर्म वगैरह लिखना, उसमें ये चीज़ ऐड कर लो। नेशनल वाटर पॉलिसी कब आया था, सितंबर 1987। ठीक है, क्यों आया था, ताकि मेंटेन कर सके एबिलिटी ऑफ वाटर, सेव वाटर। ठीक है, और रिसाइकल पॉल्यूटेड वाटर एंड मेक देम क्लीन। ठीक है, इन द, ये सब क्या, ये सब क्या हम लोग वाटर कन्वर्सेशन का मैनेजमेंट का प्रोसेस है। ठीक है, आपको हो सकता है पूछे 2 नंबर में, आप लोग कैसे कैसे पानी को बचा सकते हैं, तो ये सब कुछ चीज़ें। ठीक है, सोन रिवर वैली प्रोजेक्ट ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ बिहार एंड द फर्स्ट प्रोजेक्ट हियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सबसे पहला वैली प्रोजेक्ट कौन सा था, याद रखना, सोन रिवर। और ये सबसे पहला और सबसे क्या था, ओल्डेस्ट माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले तो यानी सबसे ओल्डेस्ट ही हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट डेवलप किया था प्रोजेक्ट 1874। ठीक है, इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, इंक्रीज इन इरीगेट लैंड। ठीक है, डेट नहीं पूछेगा, बट ये याद रखना कि सबसे पहला वैली प्रोजेक्ट कौन सा था, तो सोन रिवर वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद लास्ट क्या है, चिरापुंजी एंड मौसम सिचुएटेड इन मेघालय रिसीव हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड है। ठीक है, ये बात हो सकता है ऑब्जेक्ट में पूछ ले, हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पाया जाता है, तो ये 2 ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस सॉल्व हुआ 25% सॉल्व कैसे करके, रूफ टॉप रेन वाटर
हार्वेस्टिंग करके, ठीक है, वो छत से जो पानी है उसको जमा करके वापस इसको क्लियर करके वो लोग पीते थे, जिससे 25% सॉल्व हुआ कि इसका पानी पीने का तरीका, ठीक है। तो पार्ट ए और पार्ट बी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इतना ही थे, जो जिसमें मैंने ज़्यादा फोकस किया वो यही सब थे। और भी चीज़ें अभी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो और भी चीज़ें हैं। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये बात मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ, इस बात को ध्यान रहते रहना। और अगर डेफिनेशन की बात कर ले तो ये वाला चैप्टर से बहुत अच्छा खासा डेफिनेशन बनते हैं। मैं एक बार फटाफट से दिखा देता हूँ कहाँ से बनते हैं, पता नहीं सर बताए थे कि नहीं, भूल गया। रिसोर्स का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो रहा है, इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। एग्जांपल बायोटिक डेफिनेशन विद एग्जांपल याद रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव तुमको भर भर को देखने मिलेगा। बेसिस के ऑर्डर पे अगर 5 नंबर में दिया तो ये सब आएगा। कम्युनिटी रिसोर्सेज याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछ देता है, एग्जाम्पल दे के पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है। और उसका नेचुरल रिसोर्सेज ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये वाला एमसीक्यू में मैं ऑलरेडी लिख के रखा हूँ, पीवाई की माता है कितना तक आता है, ये और भी है यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। कहाँ पे ये सब दी मैंने, हर एक चीज़ वैसे टिक करके रखा, लेकिन फिर भी एक बार बता रहा हूँ। स्टॉक रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग रिसोर्सेज प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी ये सब देख लो, टिक किया हुआ, ये सब तुम लोग एक बार अच्छे से देख लेना। कन्वर्सेशन ऑफ रिसोर्सेज किस तरीके से कर सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। रॉबर्ट्स इकोनॉमी 2 नंबर के लिए बहुत बार पूछा है। इन्वायरमेंट ये वाला डे वाला याद रखना, कब क्या हुआ था ये वाला इंपॉर्टेंट है यहाँ से। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से पूछता ही है यहाँ से, कुछ जो क्वेश्चन है कब हुआ था ये सब, थर्ड अर्थ समिट कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको देख के रखना, ठीक है। मैं चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद इसका जो भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे मैं करा दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही वीडियो में, ठीक है, ज़्यादा वीडियो में बड़ा नहीं करता, छोटा वीडियो में कंप्लीट हो गया 2 पार्ट। फिर हो सकता है अगर अगले वीडियो में हो सकता है मैं तीनों कंप्लीट करा के ख़त्म कर दूँ चैप्टर नंबर 1, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें ऑलरेडी हो गया, इसको एक बार पढ़ लेना नोट्स को, और जो इंपॉर्टेंट बताया उसको देख लेना, जो सब एक बार तुम लोग खुद से न्यू नोट्स को पढ़ लेना, है ना। थोड़ा सा मैं करूँगा, थोड़ा सा आप करोगे तभी होगा। अब मैं ही हर चीज़ करने लगूँगा तो थोड़ा सा टाइम दिक्कत हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू सो मच। और कुछ बात है तो कमेंट में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।